नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आपका आशीष फिजिक्स अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए चैप्टर 1 क्लास 12th फिज़िक्स चैप्टर 1 की समरी लेकर के आया हूं। यहां पर आपको 15 लेक्चर्स दिख रहे होंगे। ये वो 15 लेक्चर्स हैं जो मैंने अभी तक आपको एक एक करके एक्सप्लेन किए हैं पूरे चैप्टर में। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर 1 को मैंने 15 लेक्चर में आपसे डिस्कस किया है। आज मैं उसका क्विक रिवीजन लेकर के आया हूँ। अगर आपको याद होगा तो सारे वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो ऑन एवरेज अगर मैं वीडियो का टाइम निकालूँ तो 20 मिनट के आसपास, कोई 22 मिनट का है तो कोई 10 मिनट 12 मिनट का है, कोई 15 मिनट का है। ठीक, ऑन एवरेज 20 मिनट के आसपास मेरे सारे वीडियोस हैं, पर मैं आज 2-2 मिनट में ये सारे टॉपिक क्विक रिकैप आपको कराऊंगा। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, और ये रिकैप से आपके दिमाग में एक इमेज बैठ जाएगी कि पूरे चैप्टर में बेसिक था क्या और हमने क्या किया। ठीक है, अगर आपने ये सारे वीडियो नहीं भी देखे हैं फिर भी आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद आप वीडियो पे जा कर के उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर 1.1 से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1.1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स का, या हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट रिटन कॉन्सेप्ट है जिसे 600 BC में थाले नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, और जिन्होंने बताया था कि अगर हम एम्बर को मैंने डिटेल में वहाँ पे बताया हुआ है, एम्बर मटेरियल को वूल में रब करेंगे तो वूल में रब करने से वो लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक, तो उन्होंने चार्ज का नाम नहीं लिया था, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था। थाले जी को हम फर्स्ट फिजिक्स साइंटिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले का कोई रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है फिजिक्स का। ठीक, थाले के बाद 380 के अराउंड एरिस्टोटल हुए, जिन्होंने एरिस्टोटल फिलॉसफी थी जिसको बाद में गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में चेंज किया था। ठीक, थाले ने 600 BC में कॉन्सेप्ट दिया था कि लाइट ऑब्जेक्ट को एम्बर मटेरियल अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है अगर हम उसे वूल में रब करें, जिसको एक्सप्लेन किया बाद में गिलबर्ट ने 1600 में, 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ एम्बर के साथ नहीं, ये अदर मटेरियल के साथ भी है। ठीक है, जिसका एक एक्सपेरिमेंट करके मैंने यहीं आपको वीडियो में दिखाया था कि लाइट ऑब्जेक्ट यानी कागज़ के टुकड़े लिए थे और स्केल को मैंने बालों में रब करके आपको इलेक्ट्रिफिकेशन दिखाया था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री पढ़ी। ठीक, थाले ने कॉन्सेप्ट दिया था। हिस्ट्री के बाद हमने इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ा था, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फिर हमने इसमें लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट से पढ़ा था, ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड के एक्सपेरिमेंट से। फिर हमने इसमें पढ़ा इलेक्ट्रिफिकेशन की इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जिससे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, जिसमें हमने देखा कि अगर हम किसी मटेरियल में कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो दैट मीन्स वो निगेटिवली चार्ज हो रहा है, अगर हम उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ी। फिर उसके बाद में हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी में क्या क्या देखा था? प्रॉपर्टी में हमने इसकी एडिटिविटी देखी थी। 4 मेन प्रॉपर्टी हैं, उनको याद कर लीजिए, बाकी प्रॉपर्टी तो बहुत हैं। एडिटिविटी कि सबका सम क्या होगा पूरे सिस्टम पे, अगर इस सिस्टम पे 5-6 पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल का अलग अलग चार्ज है, तो पूरे सिस्टम का चार्ज क्या होगा? उन सारे पार्टिकल्स का सम विद साइन, कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे निगेटिव है तो विद साइन उस सम के बराबर होगा। फिर हमने देखा चार्ज का कंजर्वेशन, कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय वाला कॉन्सेप्ट है चार्ज का। चार्ज का क्वांटाइजेशन देखा कि चार्ज क्वांटाइज है, चार्ज कभी भी 1/2 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5/8 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टाइप से नहीं होगा। चार्ज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के होगा। फिर हमने इसमें चार्ज की यूनिट एसआई यूनिट, उसकी वैल्यू डिस्कस की। इतना मैंने आपको इस पहले लेक्चर में बताया था 20 मिनट में पूरी डिटेल के साथ। फिर हमने अगले लेक्चर में देखा कूलम लॉ। कूलम लॉ
फोर्स इन मल्टीपल चार्जेस। तो कूलम लॉ का कॉन्सेप्ट कूलम नाम के साइंटिस्ट ने 1784 या 1785, एग्जैक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 1784 या 1785 में दिया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि जो हमने यहाँ पर चार्ज देखे कि दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले वाले कॉन्सेप्ट में देखा था, ठीक। वो किस फोर्स से कर रहे हैं, वो फोर्स यानी वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें कूलम ने दिया था 1784 के आसपास। तो इन्होंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया कि जो फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, लाइक चार्जेस रिपल कर रहे हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स कितना है, वो कूलम फोर्स के बराबर है। इसका एक्सप्रेशन इन्होंने दिया था F = 1/4πε0 Q1 Q2 over r²। r इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है। फिर हमने कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कूलम लॉ का क्या है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के फॉर्म में हम कूलम लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने इसी वीडियो में मल्टीपल चार्जेस के लिए देखा कि अगर दो से ज़्यादा चार्ज का सिस्टम है, मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, ये बॉडी है, ये इसमें 10 अलग अलग जगहों पे चार्ज रखे हैं, तो वो 10 चार्ज एक दूसरे पे किस तरह से फोर्स लगाएंगे और टोटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने क्या देखा था, फिर कूलम लॉ की हेल्प से या कूलम फोर्स हमने मल्टीपल चार्जेस के लिए कैलकुलेट किया था, ठीक। ये था हमारा सेकेंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर की बात करें तो थर्ड लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको शुरू किया था हमने फील्ड के साथ। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसके लिए हमने आपसे एक अकबर बीरबल की कहानी डिस्कस की थी। अकबर बीरबल की कहानी से मैंने आपको फील्ड समझाया था। अकबर बीरबल के अलावा मैंने एक फ़ोटो और आपसे शेयर की थी, उस फोटो में जिसमें एक बॉल में 285 रन बने थे, उस फोटो या उस स्टोरी की हेल्प से मैंने आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट समझाया था। पहले आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था, फिर फील्ड के बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी कि E = फोर्स ओवर Q0। जो कूलम फोर्स लग रहा था, कूलम फोर्स दो चार्जेस के बीच में और एक चार्ज ये फील्ड बनाएगा, दैट मीन्स इस चार्ज की वजह से इसके आसपास जो फील्ड है और उसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाने से जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल के केस में निकाला कि मल्टीपल चार्जेस हैं, जैसे यहाँ कूलम लॉ में मल्टीपल चार्जेस थे, सिस्टम ऑफ चार्ज था। सेम उसी तरह अगर सिस्टम ऑफ चार्ज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी मल्टीपल के केस में, मल्टीपल चार्जेस या सिस्टम के केस में। फिर हमने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा था, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में डिस्कस किया था आपसे। फिर बारी आती थी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि मैंने दो वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, लेक्चर 1.4 और 1.5। 1.4 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, 1.5 में न्यूमेरिकल से उसको एक्सप्लेन किया था। तो 1.4 की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने आपको पहले लाइन चार्ज डेंसिटी बताई या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैंने लाइन चार्ज का फोर्स निकाला कि अगर कोई वायर है जिस पे लाइन चार्ज डेंसिटी है, तो उस लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से फोर्स कितना होगा उससे किसी पॉइंट P पर, ठीक, कहीं टेस्ट चार्ज रखा है उस पर फोर्स कितना होगा। तो हमने लाइन चार्ज की वजह से फोर्स और फील्ड निकाली, ठीक, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर लाइन चार्ज के बाद हमने सरफेस चार्ज के लिए और वॉल्यूम चार्ज के लिए वही काम किया, जिसको अगले वीडियो में कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 2 में एक न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन किया। ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ गया न्यूमेरिकल था, जेई का, जेई में आया हुआ न्यूमेरिकल था, जिसको हमने यहाँ पर पूरा सॉल्व किया था। और इसी वीडियो में एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए थे और 4 न्यूमेरिकल आपको दिए थे कि 4 ये न्यूमेरिकल हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा। वो कभी ना कभी जेई में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं,
क्योंकि इस टाइप के ही न्यूमेरिकल थे। कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई या नीट के लिए, तो आपको ये दोनों वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक, क्योंकि इन दोनों में जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलिए अब हम बात करते हैं लेक्चर 1.6 की। यहाँ से फर्स्ट पोर्शन इंपॉर्टेंट वाला है, जो बेसिक पोर्शन था वो ख़त्म हो गया था। फिर हम लेक्चर 1.6 पे आते हैं। 1.6 में हमने आपसे डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जैसे हमने कहा कि कोई ये चार्ज है तो इस चार्ज के आसपास फील्ड बनेगी, यहाँ पर बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक पे। ठीक, इसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स, हमने सेकेंड लेक्चर में बताया था। तो फोर्स जब ये दूसरा पार्टिकल या टेस्ट चार्ज इस फील्ड के पास लाएंगे तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये टेस्ट चार्ज को किस पाथ से रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा, सेम होगा तो रिपल करेगा, वो सब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को विद डायग्राम आपको बताया था। इसी के साथ साथ मैंने आपको 4 प्रॉपर्टियां भी बताई थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत पूछी जाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि 2 इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। हालांकि 4 प्रॉपर्टी बताई थी डिटेल में, वो आप यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस डिस्कस किया विद डायग्राम और लिखा है विथ जेई न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर मैंने आपसे 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, एक 2010 में और एक शायद 2001 में पूछा गया था। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल जेई या नीट में पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया हुआ है। दोनों न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक, फिर आता है लेक्चर 1.7। लेक्चर 1.7 में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बताने से पहले मैंने आपको पोलर और नॉन पोलर बताया कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ताकि आपको डाइपोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो पोलर नॉन पोलर बताने के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लीजिए चौक के जैसा ही है, एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सिरे पे नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं और ये फिक्स सिस्टम है। ये एज अ सिस्टम है, चार्ज अलग अलग नहीं है, ये दोनों फिक्स होकर के एक सिस्टम बना रहे हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस किया, उसकी डिफिनीशन के साथ उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और डाइपोल मोमेंट। उसी वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की एंड ऑन पोजीशन के लिए। एंड ऑन पोजीशन क्या थी, एंड ऑन पोजीशन ये डाइपोल की एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट था, उस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। ठीक है, तो एंड ऑन पोजीशन के लिए फील्ड फाइंड की इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। लेक्चर 1.7 में पूरा डिटेल एक्सप्रेशन दिखाया था। ये 12th में बहुत पूछा जाता है। 12th में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड एंड ऑन पोजीशन और लेक्चर 1.8 में इक्वेटोरियल पोजीशन, इन दोनों में से एक अक्सर पूछ लिया जाता है, दोनों में से एक 100% आना है। ठीक है, तो लेक्चर 1.8 में मैंने इसी का सेकंड पार्ट, फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या था कि ये डाइपोल था, डाइपोल के मिड पॉइंट्स के अलोंग स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है किसी एक डायरेक्शन में, और उस पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। ये हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1.8 में, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेरिवेशन या तो आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का एंड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन में से एक अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेक्चर 1.9 की बात करें तो लेक्चर 1.9 में हमने टॉर्क ऑन डाइपोल देखा। टॉर्क ऑन डाइपोल दैट मीन्स अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर कुछ टॉर्क लगेगा यानी कि वो घूम जाएगा। इसको हमने डिस्कस किया, पर उससे पहले हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी। फिर हमने टॉर्क देखा कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझा, जिसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट के साथ आपको रोटेट करके दिखाया था। ठीक, कपल वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि कपल क्या होता था। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई डाइपोल
इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो रोटेट कर जाएगा और उस पर कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क की वैल्यू आई थी टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, या पी टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। ये हमने लेक्चर 1.9 में देखा। फिर लेक्चर 1.10 की बात करें तो लेक्चर 1.10 में हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और उससे पहले हमने देखा एरियल वेक्टर और सॉलिड एंगल, क्योंकि एरियल वेक्टर और सॉलिड एंगल की हेल्प से ही हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड किया था। तो एरियल वेक्टर बताया था कि कोई भी एरिया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर वर्क करेगा वो एरियल वेक्टर कहलाएगा। सॉलिड एंगल देखा, सॉलिड एंगल को हमने नॉर्मल एंगल से कंपेयर करके स्टडी किया था इसी वीडियो में। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा यहीं पर लेक्चर 1.10 या 10 में। फिर बात आती है लेक्चर 1.11 की, बहुत इम्पॉर्टेंट, पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक लेक्चर 1.11 या लेक्चर 1.11 गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर यहाँ से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो या तो वो इधर में से बनेगा, ये जो 5 लिखे हुए हैं, या इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो गॉस लॉ में हमने क्या देखा लेक्चर 1.11 में कि गॉस लॉ क्या था। गॉस लॉ था कि अगर कोई चार्ज किसी क्लोज्ड सरफेस में रखा हुआ है तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस से आउटवर्ड लाइन ऑफ फोर्सेस का बाहर निकलना, ठीक। तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। यहाँ पर हमने गॉस लॉ की फिजिक्स देखी, इसका स्टेटमेंट देखा और इसको प्रूफ किया था विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरियल वेक्टर। इस लेक्चर 1.10 को यूज़ करते हुए हमने लेक्चर 1.11 में गॉस लॉ को प्रूफ किया था, ठीक। फिर उसके बाद में हमने इसके एप्लीकेशन देखे थे। 4 वीडियो उसके बाद उसके एप्लीकेशन के हैं, जिसमें हमने लेक्चर 1.12 में फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर थी, उस वायर की वजह से किसी पॉइंट P पे कितनी फील्ड आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, उसको कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था, इस वायर का एक सेक्शन मान करके उसमें एक गॉसियन सरफेस मान ली थी, क्लोज्ड सरफेस मान ली थी, और उसका चार्ज निकाल करके गॉस लॉ लगा करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल करके दोनों को कंपेयर करके हमने इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये गॉस लॉ का तरीका बहुत इजी पड़ता है। एक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी निकाली थी। ये कैसे निकाली थी, इस तरह से और इस तरह से। हालांकि ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ पोर्शन यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, ठीक है, आई बात समझ में। लेक्चर 1.13 में हमने क्या देखा कि जो ये लॉन्ग वायर था अब वो रिप्लेस हो गया है एक इन्फिनाइटली स्प्रेड शीट में। एक इन्फिनाइटली स्प्रेड शीट हमने ली है और उस शीट में चार्ज है, और उस चार्ज की वजह से या उस चार्ज डेंसिटी की वजह से उससे किसी डिस्टेंस r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P था, वहाँ पर हमने फील्ड निकाली थी। जिस तरह हमने इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए निकाला, उसी तरह से हमने चार्ज इन्फाइनाइटली शीट के लिए निकाला। ये सब यूनिफॉर्मली चार्ज था, यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्मली लिखा नहीं है, ठीक है। फिर हम लेक्चर 1.14 या 14 की बात करें तो जिसमें हमने एक स्फेरिकल शेल कंसीडर किया। स्फेरिकल शेल जो खोखला गोला था, अंदर से खाली था, एक प्लास्टिक की बॉल के जैसे, और वो चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉल हमने मानी, और उस चार्ज्ड बॉल की वजह से उससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो कैलकुलेट की, और उस चार्ज्ड बॉल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो कैलकुलेट की। तो आउटसाइड जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने देखा वो बिल्कुल बिहेव किया एज अ पॉइंट चार्ज, जो हमने लेक्चर 1.13 में देखा था, ठीक है। अगर हमने इनसाइड जब देखा तो स्फेरिकल शेल था, खोखला गोला था, तो अंदर कोई चार्ज नहीं था, इस वजह इनसाइड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0 थी, ठीक है। ये हमने देखा लेक्चर 1.14 में। फिर हम आए लेक्चर 1.15 में, जो लेटेस्ट अभी लास्ट वीडियो था। लेक्चर 1.15 में हमने देखा कि जो स्फेरिकल शेल था उसको हमने रिप्लेस कर दिया था सॉलिड स्फेयर से। अब जो बॉल
खोखली थी, जो इस खोखला गोला था, वो एक सॉलिड बॉल हो गई जिसके अंदर भी मटेरियल है। ठीक, तो सेम वही प्रोसेस जो स्फेरिकल शेल के लिए किया था, स्फेरिकल शेल से आउटसाइड निकाला था। तो आउटसाइड में क्या मिला था? आउटसाइड हमें मिला था कि ये स्फेयर एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है, जिसका एक्सप्रेशन लेक्चर 1.3 के एक्सप्रेशन के जैसा आया था, यानी कि आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल और आउटसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। ये पूरे ऑब्जेक्ट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था, जिसमें पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड था। पर जब हमने इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड निकाला, तो क्योंकि ये सॉलिड था तो इनसाइड भी चार्ज था, तो इनसाइड हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू मिली। तो हमने यहाँ पर इनसाइड की वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ चार्ज और इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। सॉलिड था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेक्चर 1.14 में सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेक्चर 1.12 में लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में, ठीक 13 में भी सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। तो ये चारों टॉपिक पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। हाँ, 15 वाले ही चैप्टर में हमने स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर की कंपैरेटिव स्टडी भी की थी, जिस पे हमने एक तरफ स्फेरिकल शेल एक तरफ सॉलिड स्फीयर मान करके दोनों की कंपैरेटिव स्टडी की थी कि हमें कहाँ पर क्या मिला। तो ये एक क्विक रिवीजन था, मैंने बहुत तेज़ी में आपको बताते हुए चला गया कि अभी तक पूरे चैप्टर में जो ये 15 लेक्चर मैंने डिस्कस किए हैं, तो इन 15 लेक्चर में मैंने पढ़ाया क्या आपको। जितना पूरा चैप्टर आपने 15 लेक्चर्स में पढ़ा है, उस सारे टॉपिक्स का क्विक रिवीजन। अगर आपने ये सारे वीडियो देख रखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे टॉपिक एक बार माइंड में रिकैप हो जाएंगे, और जिससे आपको हमेशा के लिए ये टॉपिक याद हो जाएंगे कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा था, क्या क्या ज़रूरी था। मीन्स आपके साथ ये चीज़ें नहीं होंगी कि इस टॉपिक में क्या पढ़ा था हमने, इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। ठीक, इस वीडियो को देखने के बाद पूरा चैप्टर आपके माइंड में एक समरी बन जाएगी कि हमने क्या क्या किस किस ऑर्डर में पढ़ा था। आई बात समझ में? तो ये वीडियो ज़रूरी था ताकि आपको जितना पढ़ा है सॉलिड पढ़ा है, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रहे। ये ना हो कि हाँ हमने पढ़ सब लिया, आता कुछ नहीं। नहीं, जितना पढ़ा है उतना आता है। तो इसी के हिसाब से मैंने आपको ये पूरा क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप दिया। आई होप आपको क्विक रिकैप भी ये समझ में आ गया होगा। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके न्यूमेरिकल रह गए हैं, न्यूमेरिकल मैं लास्ट में एक एक करके आपको बताते चलूँगा, पर इसी के जस्ट बाद मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा। सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट में डिटेल में बताना आपको शुरू करूँगा। जिस तरह से मैंने ये लेक्चर्स लिए हैं 15 लेक्चर, उसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर, ये जो 15 लेक्चर्स लिए हैं मैंने वो, और ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपने रेगुलर वीडियोस वॉच किए होंगे तो आपको पता होगा मैं हर वीडियो में ये लाइन नहीं बोलता हूँ, पर इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो रहा है। कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस से बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो बस आज इस वीडियो को हम यहीं पर रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।